हाफ रिंग एट सेंटर। ठीक है, इधर देखो। चलो, किसी का आ रहा है, किसी को लग रहा है कि हो जाएगा? क्या स्टोरी है? सबसे पहला काम बताओ। सबसे पहला काम क्या है? जो हमें पता है उससे जो हमें नहीं पता उसका इंटीग्रेशन करना है, बस यही है। फिर से पूरा इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट ही यही है। जहाँ भी हम इंटीग्रेशन करते हैं या इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन करते हैं ना, हर उस जगह पे हम एक ही काम करते हैं, जो हमें नहीं पता उसको जो हमें पता है उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। ये ध्यान रखो, ये पूरे इंटीग्रेशन का यही पर्पस है बच्चों, पूरे इंटीग्रेशन का यही पर्पस। मेरी बात समझ में आई? पूरे इंटीग्रेशन का यही पर्पस है। मेरी बात सुनो, जहाँ इंटीग्रेशन यूज होगा वहाँ ही, और जहाँ पे इंटीग्रेशन हम इंटीग्रेशन खुद जो पढ़े हैं उसमें भी यही तो पढ़े थे ना। पहले एक्सरसाइज में इंटीग्रेशन, दूसरे एक्सरसाइज में उसी से डिपेंडेंट इंटीग्रेशन, तीसरे एक्सरसाइज में उससे पहले वाले से डिपेंडेंट एक्सरसाइज, अरे इंटीग्रेशन सॉरी, सब यही चलता रहा। ठीक, तो यहाँ पे जो हमें नहीं पता रिंग का, उसको जो हमें पता है पॉइंट का, के टर्म में पहले निकाल के और आपस में ऐड कर देंगे, बस यही ना। यानी हमें सबसे पहले कोई पॉइंट लेना पड़ेगा। तो कल मैंने क्या बोला था, जो पॉइंट ले रहे हो उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें पता होनी चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन, जिससे कि उससे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाओ, और फिर उसके बाद वेक्टर सम। मेरी बात समझ में आती है? तो सबसे पहले ऐसे रिंग में कहीं पे भी तुम्हें जानना, रेडियस आर का रिंग है, चार्ज क्यू दिया है, टोटल वो सब दिया होगा, तुम समझ रहे हो। क्या करोगे? सबसे पहले एक छोटे से टुकड़े को पहचानोगे ना। तो एक छोटा सा टुकड़ा रिंग में कैसे लोगे? थीटा एंगल पे डी थीटा एंगल सबटेंड करता हुआ छोटा सा टुकड़ा लोगे। फिर से सुनना बच्चों, सबसे पहला काम, हमें कूलम्स ने बताया कि पॉइंट चार्ज की फील्ड ये होगी, खत्म। उसका यूज करके हम वायर का निकाल रहे हैं, पूरे रिंग का निकाल चुके हैं, अब हाफ रिंग का निकाल रहे हैं, या कोई भी आगे निकालें, करना इसी से। तो जब ये करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, किस स्टेप से, किस तरह से चलना पड़ेगा? चलना यही है कि तुम छोटा टुकड़ा निकालो, और छोटे टुकड़े का जो जो चाहिए, छोटे टुकड़े में क्या चाहिए तुम्हें, इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालनी तो है, तो छोटे टुकड़े में क्या चाहिए, चार्ज चाहिए। छोटे टुकड़े का जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहते हो उससे डिस्टेंस चाहिए, और कुछ चाहिए क्या? और डायरेक्शन चाहिए, एंगल एंगल जिससे कि रिजॉल्व कर पाए। तो इसका मतलब जो चाहिए वो क्या है, थीटा चाहिए ही। साइज चाहिए जिससे कि छोटा सा चार्ज आ जाए, तो साइज के लिए क्या किया हमने, एक छोटा सा टुकड़ा, आर्क है ना, ये आर्क क्या होता है, एंगल इनटू रेडियस। क्या सबको क्लियर है? ये मिल गया, तो हो गया, ठीक है। अब हमें उस पर जो जो चाहिए, तो चार्ज चाहिए, कुल चार्ज कितना है बच्चों, क्यू, कितने पे, पाई आर पे, पाई आर पे ना। हमें कितने पे चाहिए, आर डी थीटा। ये हो गया डी क्यू। क्यों ये चाहिए? क्योंकि तुम्हें के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, अगर यहाँ पे चार्ज क्यू टू है तो, नहीं है तो के क्यू बाई अपॉन आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। क्या ये सही है? तो पहला ये चाहिए। दूसरा क्या चाहिए, डिस्टेंस, डिस्टेंस तो खुद ही दिख रहा है, आर है। तीसरा क्या चाहिए, एंगल, जैसे कि रिजॉल्व कर पाए, तो एंगल के लिए ये ले लिया हमने। समझ गए? काम खत्म हो गया। और फिर बोल रहा हूँ बच्चों, फिर ये फर्स्ट ईयर के पहले 2 महीने में, 3 महीने में आना चाहिए कि हम कुछ भी करते हैं तो क्यों करते हैं। फर्स्ट ईयर के पहले 2 महीने, 3 महीने, नहीं तो इतने डेरिवेशन तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमने क्यों किए। सही है? ये जितने डेरिवेशन सब इसे एक लाइन पे खत्म होते हैं, कि जो तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें जो जो क्वांटिटी चाहिए सब एकदम डिफाइंड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? डिफाइंड। डिफाइंड होने का मतलब कि वो कहाँ है, कितना है, किस एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड, सब कुछ एकदम क्लियर होना चाहिए। तो तुम्हारा एम समझ में आया? एम, अब ये एम तुम्हारा है, तुम अपना डिसाइड करो कि कैसे क्वेश्चन करते हैं। इससे पहले हमने कैसे किया था वो भी डिफाइन किया था। सोचो वायर के लिए कि परपेंडिकुलर फुट ऑफ परपेंडिकुलर से x डिस्टेंस पे छोटा सा टुकड़ा dx लिया था, जिससे कि ये डिस्टेंस निकल जाए और चार्ज निकल जाए। तो आराम से हमें कूलम्स ने कहा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, या फोर्स भी बोलो, पर यूनिट ऑफ चार्ज, वो होता है कि जिस चार्ज के कारण निकालते हो वो फोर्स चाहिए, तो जिस चार्ज पे निकालते हो वो भी आ जाएगा, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। अब अंतर यह है कि इसने जो दिया था वो छोटे से चार्ज के कारण दिया था, यानी ये छोटी सी फील्ड यहाँ पे आएगी, आएगी ना। अच्छा, तो बस यही है। लेकिन फिर हमारी बात आती है कि हम जोड़ते कैसे हैं। तो ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है एक,
तो क्या एक डायरेक्शन में या अलग अलग डायरेक्शन में? सभी टुकड़े का यहाँ पे अलग ऐसे होगा, इसके कारण यहाँ पे रिपल्सन होगा, यहाँ पे ऐसे रिपल्सन होगा, तो सभी कारण अलग डायरेक्शन में। तो अलग अलग डायरेक्शन में होने का मतलब क्या है? सबको रिजॉल्व करके ऐड करना पड़ेगा। सारा क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट है। तो बस इसके कारण अगर फील्ड में देखूं तो इधर की तरफ होगी, छोटी सी फील्ड कितनी होगी, डीई, और मैं देख रहा हूँ कि ये कितने एंगल पे होगी, डी थीटा पे, और मैं क्या देख रहा हूँ, सारी फील्ड को रिजॉल्व करके जोड़ना है। तो डी का इधर क्या हो जाएगा बच्चों, cos थीटा, और डी का इधर क्या हो जाएगा। तुम मुझे ध्यान से बताओ कि हमें क्या निकालना है, डी साइन थीटा कि डी cos थीटा? एक बार सोच के देखो। हाँ मतलब क्यों, डी cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, कैसे? यहाँ पे जैसे ऐसे यहाँ पे लोगे तो उसकी फील्ड ये वाली कैंसिल हो जाएगी ना। तो एक हो गया एलिमेंट लेना, एलिमेंट लेने के लिए क्या डिसाइड करना पड़ेगा, पूरा एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी हम निकालना चाहते हैं उस एलिमेंट के कारण हम निकाल पाए, समझ गए? तो ऐसा एलिमेंट लेना है। कहाँ लेना है दिख रहा है, एंगल नहीं पता रहेगा तो हम रिजॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए एंगल भी लेना पड़ेगा। यानी सब कुछ जबरदस्ती नहीं कर रहे, सब कुछ की जरूरत है ना। बस हो गया, बाकी काम खत्म। तो अब तुम समझते हो कि डी का क्या हो जाएगा, cos थीटा। डी का जो cos थीटा है वो इस तरफ की तरफ होगा, तो सबका ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये वाला इसे जो क्या कर देगा, कैंसिल। तो इसका इंटीग्रेशन हम क्या कर देंगे, जीरो। यानी सारे टुकड़े का इलेक्ट्रिक फील्ड कोई इधर होगा, कोई इधर होगा, कोई इधर होगा, इन सबका ये वाला कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल, ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्री है इसलिए, सही है। जबकि डीई का साइन थीटा जो होगा वही हमारा क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्या होगा, वही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं बच्चों? बस हो गया। अब बस रख के सॉल्व कर लेना है, इतना सा काम। आगे से आ जाएगा, कोई भी क्वेश्चन होगा तो भाई कोई भी क्वेश्चन आ सकता है ना, तो छोटा क्वेश्चन है भाई, ये टफ थोड़ी है, तो बहुत आसान डेरिवेशन माना जाएगा। ठीक है, अब रख दो और देखो थोड़ा मैथ्स के डी क्यू क्यू अपॉन पाई आर, यही ना, इंटू आर डी थीटा, ये के डी क्यू हो गया अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। देखो तो के आर से आर कट जाएगा, क्यू अपॉन पाई, एक आर और बचेगा आर स्क्वायर, ये रहेगा ना, और बचा क्या, साइन थीटा डी थीटा का क्या इंटीग्रेशन होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है ना। इंटीग्रेट करें ना हम लोग, कहाँ से शुरू करें बच्चों, ये एलिमेंट सबसे पहले यहाँ लोगे ना, तो यहाँ लोगे तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, जो वेरिएबल है वो थीटा है, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, जीरो से पाई, जीरो से पक्का, जीरो से पाई तक करेंगे तो हो गया के क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर। क्या होगा बताओ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ मैं, कुछ गलत तो नहीं कर रहा मेरे ख्याल से, ठीक है, कुछ गलत अभी तक तो नहीं किया, ठीक, ओके। तो अब हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की जगह पे लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, दो आ जाएगा, आ जाएगा दो, दो आ जाएगा ना, अरे cos जीरो माइनस cos पाई हो जाएगा, तो cos जीरो माइनस cos पाई टू, सही, ये हो गया। अब ये बताओ, ये q अपॉन, इसको थोड़ा फॉर्मूले में लिखो, 2k, और ये q अपॉन पाई आर अलग कर देते हैं और एक आर अलग कर देते हैं, ये कौन है बच्चों, फिर से देखो, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है वो, कौन है वो, इसका मतलब 2k लैम्डा, लैम्डा कहलाता है चार्ज पर यूनिट ऑफ लेंथ अपॉन, ये कहीं पहचाना हुआ है 2k लैम्डा भाई यार, किसका है ये, इनफाइनाइट वायर का, किसका है, क्या शिक्षा मिली अभी अभी, इनफाइनाइट वायर का भी वही होता है जो रिंग के सेंटर पे, हाफ रिंग के सेंटर पे होता है, और फुल रिंग के सेंटर पे तो जीरो होता है, पक्का, बोलो बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आ रहा है, कंटिन्यूअस वाला हो जाएगा ये सब, एक और करोगे, एक और, एक और मत करो, जो फॉर्मूले हमने निकाल लिए इसी से होना, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा
ऐसा बता सकते हो क्या? एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे कर रहा हूँ। ये है, मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, लेंथ यहीं तक है, मुझे यहाँ से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। कौन बताएगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड r डिस्टेंस पे? तुम समझ रहे हो? और ये वायर कैसा है? इधर इन्फिनिट, मुझे r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। यहाँ से भी चलो आसान कर लेते हैं, r ही डिस्टेंस है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। क्या करोगे? सोचो बच्चों, जो हमने डिराइव किया उसी से चाहिए। चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। चार्ज डेंसिटी मतलब इसका चार्ज यूनिट लेंथ पे जो चार्ज है वो लैम्डा। तो फाइंड चार्ज, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। करोगे क्या? स्टोरी बताओ। तुम समझ रहे हो क्या है? वायर कहाँ पे आके खत्म हो गया? यहाँ पे। कितनी दूरी पे? यहाँ से r डिस्टेंस पे, और हमें r डिस्टेंस पे चाहिए। इनफाइनाइट वायर है। क्या है? जो हमने पढ़ा है उसी से निकलेगा। सोचो बच्चों, जो हमने पढ़ा है उसी से निकलेगा, कुछ अलग नहीं है। हमने क्या पढ़ा था कल, याद है? हमने जो पढ़ा है उसी से निकलेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे पढ़ाऊं कि तुम लोगों को फायदा हो। सही बता रहा हूं, डर लग रहा है अंदर से। चलो सुनो, मैंने कल बताया था, सुनो, मैंने कल बताया था कि अगर इंटीग्रेट करना आता है एक और दो रिजल्ट है, एक वायर के और एक रिंग का, इसके अलावा कोई शेप, डेफिनेट शेप है जिसका आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो? सोचो, रिंग और वायर के अलावा कोई शेप बताओ जो इन दोनों के अलावा किसी चीज से बनी हो। जैसे प्लेट है, प्लेट किससे बना है? इनफाइनाइट वायर से। हाँ, प्लेट, प्लेट किससे बना है? इनफाइनाइट प्लेट किससे बना है? इनफाइनाइट वायर से। सही है। डिस्क किससे बना है? डिस्क, प्लेट मतलब ये होता है, डिस्क किससे बना है? रिंग से। कोई शेप बताओ जो इन दोनों से ना बना हो, कोई शेप। सिलेंडर किससे बना है बच्चों? सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर किससे बना है? हाँ, हॉलो सिलेंडर रिंग से भी बना सकते हो और वायर से, दोनों से, है कि नहीं? यानी दोनों का एलिमेंट लेके इंटीग्रेट करोगे तो हॉलो सिलेंडर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकती है। कोई और बताओ, कोई और बताओ। स्फीयर देख लो, रिंग से क्या बना है? हॉलो स्फीयर बना है ना। हॉलो स्फीयर किससे बना है? रिंग से। और हॉलो स्फीयर से क्या बना है? सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड स्फीयर। इसके बाद सॉलिड स्फीयर का अगर तुम इंटीग्रेशन करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो किसी पॉइंट पे, तो पहले हॉलो स्फीयर, हॉलो रिंग से क्या निकालो? हॉलो स्फीयर। फिर हॉलो स्फीयर का फॉर्मूला यूज करके सॉलिड स्फीयर, या रिंग से पहले निकालोगे डिस्क का और फिर डिस्क से निकालोगे किसका? सॉलिड स्फीयर का। मैंने क्या बोला समझ में? आराम से। सॉलिड स्फीयर किससे मिलके बना है? या तो हॉलो हॉलो स्फीयर से या डिस्क से, है कि नहीं? इसके बाद सॉलिड स्फीयर का निकालने को बोले तो तुम्हें किसका पहले पता होना चाहिए? या तो हॉलो स्फीयर का या डिस्क का। मेरी बात समझ में आई? वही फिर एक लाइन, जो मुझे नहीं आता उसको जो मुझे आता है उसमें तोड़ दो, लेकिन जो मुझे आता है हो सकता है वो भी ना आता तो उसको भी किसी और में तोड़ दो। जैसे मैंने कहा सॉलिड स्फीयर का निकालना है तो पहले किसमें क्या करोगे? हॉलो स्फीयर का निकालना पड़ेगा या डिस्क का निकालना पड़ेगा, और हॉलो स्फीयर का निकालने के लिए रिंग से बनेगा। तो रिंग का पता है इसलिए, और रिंग का कैसे निकाल चुके हैं? वायर से, मतलब पॉइंट से। तो देखो कैसे चेन बन रही है, पॉइंट से पहले निकाला रिंग का, रिंग से निकालोगे हॉलो स्फीयर का, फिर हॉलो स्फीयर से निकालोगे सॉलिड स्फीयर का। ऐसे चेन बनती है। ऐसा नहीं कि फट से सॉलिड स्फीयर का फट से कोई फॉर्मूला लगा के निकाल दिया या डेरिवेशन कर लिया, नहीं। फॉर्मूला तो होगा ही, लेकिन डेरिवेशन अगर आएगा तो ऐसे करना पड़ेगा। स्टोरी बनती है। क्लियर है सबको? तो पहले छोटे छोटे पॉइंट, इसके कारण तुम्हें फील्ड पता है, तो छोटे छोटे को जोड़ के क्या निकल जाएगा? रिंग का ही फील्ड। रिंग को
छोटा रिंग और बड़ा रिंग और बड़ा रिंग और बड़ा रिंग एक के साथ एक जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, डिस्क। और छोटा रिंग और बड़ा रिंग थोड़ा घुमा नीचे जाते हुए बनाओगे तो क्या बन जाएगा, हॉलोस्फीयर। दोनों का निकल जाएगा। और हॉलोस्फीयर से सॉलिड स्फीयर या डिस्क से भी सॉलिड स्फीयर, ऐसे चेन बनती है। मेरी बात समझ में कैसे होती है? तो ये पता होना चाहिए। और ये एक जगह नहीं बच्चों, कहीं पे भी तुम ग्रेजुएशन में जाओगे तो तुम कहीं भी जाओ ना, हर जगह ऐसे ही तो बनेगा। इसका मतलब ये हमारा क्या है, ये बेस है हमारे 12th की पढ़ाई का। ये क्या है, बेस। ये जो मैंने अभी पढ़ा। अब मुझे बताओ, ये तो हो गया एक। दूसरा हो गया कि मैंने जो तुम्हें पढ़ा दिया उसके बाद ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो इतना तो तुम्हें विश्वास करना पड़ेगा ना कि जो पढ़ाया होगा उसी से पूछूंगा। सही है? तो क्या लगता है ये किसके कारण है, रिंग के कारण है कि वायर के कारण है? जो पूछा है मैंने, रिंग की वायर? वायर। वायर जैसे ही आया, मैंने 4 केस अगर कराया होगा तो इसलिए ना कि उस 4 के बाहर कुछ ना हो, नहीं तो 5 केस करा देता। जब मैंने वायर कल कराया तो मुझे पता है कि मैंने जो भी क्वेश्चन होंगे वो मेरे 4 केस से हो जाएंगे। अदरवाइज मैं 5 केस करके पढ़ा देता तो कोई दिक्कत होती, 6 केस कर देता तो कोई दिक्कत होती। इसका मतलब कि मैं क्या मानता हूँ, उस 4 में सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है? अब बताओ, तो 4 में सभी क्वेश्चन, क्या ये इनफाइनाइट वायर है? है, इनफाइनाइट वायर है, लेकिन दोनों तरफ इनफाइनाइट नहीं। तो क्या ये सेमी इनफाइनाइट है? सेमी इनफाइनाइट तब होता है जब हम एक एंड पे होते हैं। हमने फॉर्मूला तब निकाला था k लैम्डा बाई r, है ना? अरे बोलो, तो ये कौन सा तीसरा ऑन द लाइन ऑफ वायर है? तीसरा कौन सा था, ऑन द लाइन ऑफ वायर? क्या वो है? क्या ऑन द लाइन ऑफ वायर है? तो चौथा कौन सा बताया था? तो तुम लोग क्यों मेहनत करते हो भाई? जैसा पढ़ाया हो क्यों नहीं पढ़ते हो? अरे जो कहता हूँ वो करो ना, मत करो मेहनत ना। अभी भी बहुत टाइम है, लेकिन ऐसे ही पढ़ते रहोगे तो एकदम खत्म टाइम है जैसे पढ़ रहे हो। मैं स्पीड ही नहीं बना पा रहा हूँ। तो पता है, कुछ भी पढ़ाने जाओ तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर नहीं तो उसी में घुसना चल पड़ जाता है। क्या करूँ मैं, समझ नहीं आ रहा भाई। बिना आए तो मैं छोड़ के जा नहीं सकता हूँ। दिक्कत ये, टाइम लगा ही जा रहा है, लगा ही जा रहा है, कोई अंत ही नहीं दिख रहा है। ऐसा हर चीज समझाओ तो ऐसा चेहरा लगता है जैसे कि पहली बार पढ़ रहे हो, ऐसा लगता है। पढ़ाना पड़ जाता है, पढ़ जा रहा है। थोड़ा थोड़ा ध्यान से समझ में आया कौन सा केस है ये? फोर्थ। फिर क्यों नहीं दिमाग चल रहा है? हा? तुम्हारे सामने पूरा स्क्रिप्ट है, तुम स्क्रिप्ट पे चल नहीं सकते? चलो ना स्क्रिप्ट पे, मत करो ना कुछ, जो कह रहा हूँ वो करो ना। तो अब एक एंड जोड़ दोगे और दूसरा एंड जोड़ोगे तो दूसरे एंड का एंगल कितना हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा? सड़ा हुआ क्वेश्चन है, तुम्हें नहीं दिख रहा है? समझ गए? तो ये हो जाएगा अल्फा कितना, -45 +45 +45, याद रहे। बीटा कितना बचे, +9, है ना? तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड का कल फॉर्मूला क्या निकला था, k लैम्डा बाई r, है ना? r परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी ना लाइन की, r ये है ना, साइन 90। और देखो कट गया ना इसमें से, इधर होता तो ज्यादा चार्ज फील्ड होती, इतना कट गया तो माइनस होगा ना, याद है कल बताया था, माइनस साइन 45। तो देखो बच्चों, फिर से सुन लो, मैं फिर बात कर रहा हूँ, जो बताया है बस उतने पे ही रहो ना, उतना ही चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। जो बताया उससे बाहर मत सोचो, मत जाओ, उससे बाहर जाओगे तो अभी उतना टाइम नहीं है अपने पास। समझ गए? तो जितना बताया उतने को एकदम फ्रंट ऑफ माइंड होना चाहिए, फट से अप्लाई करना सीखो। खत्म हो जाएगा, हो गया आंसर? बोलो बच्चों। ये डेरिवेशन फिर से हो गया। ये क्या है, डिस्क का है। तो डिस्क को बनाने के लिए मैं इसको भी बता देता हूँ, ये समझ में आ गया? तो ये आता है ना तुम्हें, रिंग का कितना आया था कल? ये थोड़ा वेरिएबल है, कोई फर्क नहीं पड़ता, डरना नहीं, एकदम से एकदम डरना नहीं है। फिर से वही, चलो इसका देखते हैं। नहीं टेंशन लेना है ना, ठीक है? टेंशन नहीं लेना है, आराम से। फिर से मुझे छोटे टुकड़े के कारण, अगर मुझे रिंग के कारण चाहिए तो मुझे छोटे टुकड़े के कारण पहले फील्ड पता होना चाहिए, नहीं तो नहीं हो सकता। पहला पॉइंट खत्म। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे टुकड़े का जोड़ के पूरे का फील्ड मिलेगा। खत्म? अच्छा,
लेकिन एक चीज कर दी पिछले वाले में, ये हर जगह कांस्टेंट था लैम्डा। लैम्डा कांस्टेंट था मतलब यहाँ पे जो लेंथ लेंगे उस पर भी चार्ज उतना ही होगा, यहाँ पे उतना ही लेंथ लेंगे तो भी चार्ज उतना ही होगा, हर जगह उतना ही होगा। लेकिन ये कह रहा है कि नहीं भाई, यहाँ पे चार्ज जो है थीटा के साथ बदल रहा है। 1% का भी चेंज नहीं है बच्चों इस क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन इस क्वेश्चन में 1% का भी चेंज नहीं है। बस वो देखने में डरावना, अंतर कुछ नहीं है। तो तुम यहाँ पे सारे के सारे रिंग के कारण क्या चाहते हो, मेरी स्टोरी पे सुनना, पढ़ मत लेना, स्टोरी पे जाओ। स्टोरी पे तुम सारी रिंग के कारण फील्ड चाहते हो सेंटर पे, लेकिन तुम्हें पता किसके कारण है, पॉइंट के कारण। क्यों? क्योंकि कूलम्स ने वही हमें हेल्प किया था कि भैया ये पॉइंट चार्ज का तुम ले जाओ, जी लो अपनी जिंदगी वाली टाइप का। थीटा एंगल पे मैंने एक छोटा टुकड़ा लिया, उस छोटे से टुकड़े पे चार्ज निकालना हमारा काम है, बिना उसके नहीं हो पाएगा। लेकिन क्या वहां पे हमें क्या पता है, लेंथ हमने निकाल लिया, वहां का चार्ज डेंसिटी पता है। चार्ज डेंसिटी मतलब वहां की चार्ज पर यूनिट ऑफ लेंथ, तो वहां का चार्ज पर यूनिट ऑफ लेंथ तुम्हें पता है, तो वहां की लेंथ से मल्टीप्लाई करके वहां का चार्ज आएगा। आएगा कि नहीं? कहीं और का लेना होगा तो वहां की चार्ज डेंसिटी में वहां की लेंथ से मल्टीप्लाई करके वहां का चार्ज आएगा। कोई फर्क पड़ता है क्या? इससे पहले सब जगह चार्ज क्या था, सेम। मेरे वर्ड समझ में आ रहे हैं? पढ़ तो नहीं रहे हो ना तुम लोग? अपने मन से जाओ ना, मत जाओ जैसे पढ़ाई की तरीके से मत जाओ, अपने मन से जाओ कि तुम्हें फील्ड निकालनी है। फील्ड निकालने के लिए के क्यू बाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, और के क्यू बाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला तभी लगेगा जब क्यू पता होगा, आर पता होगा। आर तो दिख रहा है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। बच गया क्या, क्यू। क्यू के बारे में क्या ख्याल है, इस छोटे से टुकड़े का क्यू चाहिए, तो यहाँ का चार्ज पॉइंट ऑफ लेंथ अलग है, यहाँ का अलग है, यहाँ का अलग है, यहाँ का अलग है। मुझे वहां का चाहिए, तो वहां का चार्ज पॉइंट ऑफ लेंथ इंटू वहां की लेंथ, है कि नहीं? बोलो बच्चों। तो वहां का चार्ज पॉइंट ऑफ लेंथ कितना है, ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया होगा, लैम्डा नॉट साइन थीटा। काम खत्म। इनटू वहां का आर डी थीटा, इनटू वहां का आर डी थीटा, दिख रहा है ये? काम खत्म। बाकी तो इंटीग्रेशन है सिंपल सा। एक साइन पहले भी आता था, अच्छा साइन कॉस दोनों क्यों आएगा? नहीं आएगा कि नहीं आएगा? अब तुम अपना कॉमन सेंस लगा के बताओ कि क्या यहाँ पे साइन और कॉस, कॉस जीरो क्यों हो जाएगा? सिमेट्री दिख रही है क्या तुम्हें? चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तो कुछ अलग है, इसको ऐसे समझ लो, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। देखना साइन का फंक्शन है ना, साइन कैसे रहता है, जीरो पे क्या रहता है, जीरो, बढ़ते बढ़ते क्या हो जाता है, वन, और फिर यहाँ पे घटते घटते भी क्या हो जाएगा, फिर से जीरो। तो तुम्हें नहीं लगा चार्ज फिर से सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक है ना? तो सिमेट्रिक होने का मतलब यहाँ से अगर थीटा एंगल पे जाओगे या यहाँ से थीटा एंगल पे जाओगे, इसकी फील्ड जो होगी और इसकी जो फील्ड होगी एकदम सेम होगी, और सेम होगी तो इन दोनों का ये वाला कॉम्पोनेंट इसको क्या कर देगा, कैंसिल, और ये वाला जुड़ जाएगा। अगेन पता कि कॉस कॉम्पोनेंट जीरो हो जाएगा। सिमेट्री से सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कॉमन सेंस चलेगा। ये क्वेश्चन आ जाएगा तो तुम्हें चार ऑप्शन में दो ऑप्शन तो कौन से होंगे, एक्स में होंगे और दो ऑप्शन वाई में होंगे। चार ऑप्शन में अगर लास्ट में टाइम नहीं है तुम्हारे पास तो दो ऑप्शन में तुक्का ही मारो, अरे भाई तभी चांस है होने का। मेरी बात समझ में? तो इतना तो पक्का पता है कि ये नीचे की तरफ फील्ड होगी। बोलो बच्चों, अगर ये कॉस होता तो, ये साइन की जगह पे यहाँ पे कॉस होता तो, यहाँ पे तो समझ में आ गया ना, साइन की जगह पे यहाँ पे कॉस होता तो क्या होता। मैं क्या यहाँ पे छोटा सा एक क्वेश्चन कर दूं जिसे तुम्हें समझ में आ जाए, छोटा सा कर देता हूँ ना। बताओ यहाँ पे कॉस होता यानी लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट कॉस थीटा होता। अब बताओ एक्स में होता कि वाई में होता? कॉस कैसे बदलता है, जीरो पे कितना होता है, वन, और 90 पे कितना होता है, जीरो। तो यहाँ से वन था, घटते 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 यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो, और यहाँ पे बढ़ते बढ़ते फिर से क्या होगा, वन। लेकिन किसमें, नेगेटिव में। किसमें बढ़ेगा बच्चों, नेगेटिव में, यानी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा ना, और यहाँ पे क्या होगा, यानी वैल्यू में तो बराबर होगा, लेकिन ये पॉजिटिव होगा और ये क्या होगा। तो बच्चों हो गया काम खत्म, आता है तुम्हें? ये बताओ, तो यहाँ पे अगर देखें तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, धक्का देगा ना। लेकिन ऐसे ही सिमेट्रिक यहाँ पे लोगे तो ये अपनी तरफ खींचेगा ना बच्चों। तो इसका मतलब कि ये फील्ड और ये फील्ड दो आएगा ना सिमेट्रिक, तो कौन सा कंपोनेंट कैंसिल होगा, ये वाला। इसका ये वाला कंपोनेंट वैल्यू और इसका ये वाला कंपोनेंट दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, और दोनों का ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, बच जाएगा। सुनाई दिया क्या, टफ है क्या, समझ गए? तो इसका मतलब इसमें कौन से डायरेक्शन में आएगा, माइनस एक्स डायरेक्शन में, अगर कॉस है तो। कर लोगे? टेन है तो रिजल्टेंट यही होगा ना, ये मतलब ई नेट जो होगा वो माइनस
जी माइनस आई डायरेक्शन में होगा, होगा कि नहीं? कुछ भी हो माइनस आई डायरेक्शन में होगा, कर लोगे? tan का क्या होता है? 0 से 90 तक और फिर इन्फिनिटी तक, और इन्फिनिटी से फिर 0, और दोनों प्लस है, तो अगेन किस में सिमेट्रिक है? x में सिमेट्रिक हो गया, तो किधर की तरफ होगा? y की तरफ। कर लोगे ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे तो, ये क्वेश्चन आएंगे तो तुक्का तो मार सकते हो ना कम से कम भाई, सिमेट्री देख के, फील्ड का देख के। पक्का समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, ये भी एक छोटा सा एग्जांपल था, केवल सिमेट्री को देख के हमें, बाकी मैं वैल्यू तो निकालना आती है ना, लेकिन चारों सामने क्या पता मौके से मिल जाए मुझे एक ही माइनस एक्स, तब तो टाइम बच जाएगा मेरा, होता है ना कि कुछ नहीं समझ में आया तो ठीक है, एक तो तुक्का ही लग गया एकदम, अरे वाह टाइम ही बच गया पूरा, आंसर ही ऐसे ही समझ में आ गया कि एक्स में माइनस एक्स में होगा। चारों ऑप्शन में मान लो एक ही माइनस एक्स हो तो काम बन जाएगा ना ऐसे, तो वो एटलीस्ट, बाकी तो हमारे पास मेथड है ही। क्या मैं आगे बढ़ूं? कोई भी रिंग होगा तो हो जाएगा, ठीक है। ये एलिमेंट इतना टाइम क्यों दे रहा हूँ, जबकि तुम लोगों को डेरिवेशन की जरूरत थोड़ी है, लेकिन तुम्हें ये आंसर आना चाहिए, क्वेश्चन आना चाहिए। ये डेरिवेशन तुम्हारे लिए बड़ा नहीं है इंजीनियरिंग वालों के लिए, तो बहुत छोटा डेरिवेशन है, विश्वास करो ये तो बहुत छोटा डेरिवेशन है। मेरी बात समझ में? ये डेरिवेशन एकदम बड़ा नहीं है, ये तो स्कूल लेवल का डेरिवेशन है ये सब। तो मैं छोड़ के भी जा सकता हूँ, लेकिन लग रहा है कि सिखा दो, आगे भी काम आता है। कोई भी तुम ब्रांच ज्वाइन करोगे ये सब जरूरत है, ये सब की जरूरत है इंजीनियरिंग में भी। वो अलग बात है कि पहले होंगे तब इंजीनियरिंग तो कर ही लेंगे वाला टाइप का, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी ये सब के बगैर तो काम ही नहीं चलेगा, समझ गए? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल, प्रोडक्शन, ये सब तो 100% यही सब है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये वो सब कुछ यही है, सब कुछ है भाई। अब इलेक्ट्रिकल है तो भी होगा, होना ही चाहिए, मैं तो नहीं पढ़ा हूँ, मैकेनिकल था तो, लेकिन सिविल मेरे साथ पढ़ता था इसलिए मुझे पता है। फिलहाल ये एलिमेंट लेना आना चाहिए, बिना इसके तो कुछ नहीं होगा। और उसमें मैथ्स होती है, मैथ्स 1 2 3, इंजीनियरिंग में जाके मैथ्स 1 2 3 होती है। मैथ्स 1 में खतरनाक होता है ऐसा, मैथ्स 1 में 1 2 3 3 मैथ्स होती है। सेकंड जो होता है वो डिफरेंशियल इंटीग्रेशन ज़्यादा होता है। फर्स्ट में बहुत कुछ आता है, एलिमेंट सब लेना बहुत अच्छे लेवल का आता है, अच्छे लेवल में तो अच्छे लेवल। तीसरा वाला होता है प्रोबेबिलिटी एंड वो एकदम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और वो सब, उसके जो हम पढ़ते हैं उसके आगे फंक्शन से। चलो ठीक है, कुल मिला के मतलब ये सब की जरूरत आगे भी रहने वाली है तभी। यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम लोग, यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड, क्या है ये, डिस्क है ना, देख लो डी क्यू बाई डी टी है, डी ए है, लेकिन ये कैसे निकाल, डिस्क के सेंटर पे निकाल रहा हूँ क्या, बाहर निकालना चाहिए मुझे, सेंटर में भी निकालो तो इनफाइनाइट हो जाएगा, मुझे तो लग रहा नहीं हो रहा है क्या, ठीक है कोई बात नहीं। चार्ज्ड डिस्क एट सेंटर, चार्ज हाफ डिस्क है वो, मतलब सेमी एट सेंटर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। मुझे लग रहा है इसकी प्रैक्टिस इसलिए करा रहा हूँ, मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि रिंग पता चल गया, तो रिंग से अगला काम क्या है, हाफ रिंग जैसे पता चल गया तो रिंग का अगला काम क्या है, हाफ डिस्क हम बना सकते हैं, इसलिए सारी उसकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, है ना, नहीं तो पूरे डिस्क का कराता पहले। ठीक, चलो फिर से भाई मेथड वही है, जो मुझे नहीं आता उसको जो मुझे आता है उसमें तोड़ दो। तो मुझे पहले कुछ नहीं आता था, केवल पॉइंट चार्ज का आता था, फिर मुझे वायर का आ गया, फिर मुझे हाफ रिंग का आ गया, फिर मुझे रिंग का आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब इनसे बनने वाले हर चीज का निकालने के लिए मैं डायरेक्ट इसको यूज करूंगा, पॉइंट चार्ज को नहीं, इसको यूज करूंगा। समझ गए? स्टोरी पे क्लियर खत्म करो, पढ़ाई मत करो, स्टोरी बनाओ, ये स्टोरी है, ठीक है। स्टोरी का मतलब कि मुझे करना क्या है, मुझे हाफ डिस्क का निकालना है, ओके हाफ डिस्क का मुझे नहीं आता, लेकिन मुझे हाफ रिंग का आता है, और डिस्क छोटे छोटे हाफ रिंग से मिलके बना हुआ मानते हैं,
मान सकते हैं, इसलिए मुझे डिस्क का आ जाएगा। ऐसे ये स्टोरी। तो अब हाफ रिंग का आता है, तो हाफ रिंग का देखते हैं। तो मुझे हाफ रिंग का आता है क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला हाफ रिंग का 2k लैम्डा बाई आर। कितना है? 2k लैम्डा बाई आर पढ़ा है हमने। तो 2k लैम्डा बाई आर हाफ रिंग का है। चलो तो एक रिंग लेते हैं, लेकिन रिंग कैसा लेंगे? एलिमेंटल। तो कैसा रिंग लिया मैंने? x डिस्टेंस पे। कितने थिकनेस का बच्चों? dx। तो उस dx थिकनेस पे चार्ज निकालोगे, उसका रेडियस पता चलेगा, तभी तो 2k लैम्डा बाई आर कर पाओगे। चलो तो इस पे चार्ज कौन बताएगा? चार्ज ऑन द रिंग। दिया क्या है अब देखना, इससे पहले क्या दिया था? चार्ज ऑन यूनिट लेंथ। तो चार्ज निकालने के लिए तुम क्या कर रहे थे? लेंथ से मल्टीप्लाई। अब क्या दिया है? चार्ज ऑन यूनिट एरिया। इसको कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या कहते हैं? तो अब तुम इसको चार्ज निकालेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? एरिया से। जैसे मास निकालने के लिए डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो मास निकालने के लिए वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हो। वैसे यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कैसी है? सरफेस चार्ज डेंसिटी है। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज ऑन यूनिट सरफेस। तो यूनिट सरफेस पे चार्ज पता है, तो इनटू चार्ज करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? एरिया करोगे तो क्या मिल जाएगा? उस एरिया पे चार्ज। चलो अब एरिया कैसे निकालते हैं सुनना। हाँ रट डालो आज के बाद, अगर ऐसा हो कि बस हो गया, लिख लिया मैंने अपने दिमाग में, कभी भी x डिस्टेंस पे dx थिकनेस का एक टुकड़ा लिया रिंग का, हाफ रिंग का, तो उस रिंग के एरिया को कभी भी निकालना है, तो उस रिंग के एरिया को निकालने के लिए पहले उसको निकाल लो। लंबाई बताओ कितनी है इसकी? पाई आर। कितनी लंबाई है? और चौड़ाई कितनी है? dx। तो लंबाई कितनी है? चौड़ाई कितनी है? एरिया कितना हो गया? पाई आर dx। पाई एक्स dx। पाई एक्स हो गया। तो पाई एक्स dx उसका एरिया हो गया। और ये क्या है बच्चों? चार्ज पर यूनिट एरिया। तो ये हो गया चार्ज पर यूनिट ऑफ एरिया इनटू एरिया। क्या निकल गया? चार्ज, है ना। और ये चार्ज कितने लेंथ का है बच्चों? पाई एक्स। तो चार्ज पर यूनिट ऑफ लेंथ निकालना है, तो चार्ज पर यूनिट ऑफ लेंथ निकालना है। तो पाई एक्स से पाई एक्स कट गया, क्या बच गया? लैम्डा। तो लैम्डा कितना बच गया? सिग्मा इनटू डीएक्स। लैम्डा कितना बच गया? तो गिवन क्या था? सिग्मा। चाहिए क्या था? लैम्डा। मैंने सिग्मा से क्या निकाला? चार्ज। और उसको लेंथ से डिवाइड कर दिया। तो समझ गए? अब एक बार लैम्डा आ गया तब तो काम ही खत्म है। क्यों? हमें फॉर्मूला पता है। तो इसका लैम्डा पता है, तो उसके कारण फील्ड बताओ बच्चों। 2k लैम्डा अपॉन आर। ये देखो 2k लैम्डा। लैम्डा कौन है? ये दिख रहा है ना? अपॉन हो गया फील्ड का क्या? इंटीग्रेशन। क्योंकि ये तो एक रिंग का है ना, और हमें ऐसे ऐसे छोटा रिंग और बड़ा रिंग और बड़ा रिंग, सारे रिंग को जोड़ दोगे तो क्या बनेगा? डिस्क। तो छोटे से रिंग का पता है, इस रिंग का पता है, इस रिंग का पता है, इंटीग्रेट सब जोड़ देता है। तो तुम एक का निकालो और बोल दो कि ऐसे ऐसे सभी को जोड़ दो। जैसे तुम लोग कोडिंग वोडिंग बचपन में किए हो, सीखते हो ना थोड़ा थोड़ा कोडिंग। जैसे एक चेन बनाते हो ना कि इतने में ये कर दो तो ये चल जाएगा, है ना। और उसके बाद की इंटर कर देते हो तो अपने आप इतने में उतना कर दो तो ये चल जाएगा, इतने में इतना कर दो, है ना। तो वैसे ये है, तुम कोडिंग ही कर रहे हो। क्या ये रिंग ले लिया और इसको दे दिया कि तू कर भाई, तो इसका जोड़, इसमें इसको जोड़ दो, फिर उसमें उसको जोड़ दो, फिर उसमें उसको जोड़ दो, वो अपने आप कर रहा है। इसमें इसको जोड़ दो, फिर उसमें उसको जोड़ दो, फिर उसमें उसको जोड़ दो, वो अपने आप जोड़ दो। और बोलना पड़ेगा कहां से कहां तक करो। तो कहां से कहां तक करो? सबसे पहला छोटा रिंग कौन सा है? 0। और सबसे बड़ा रिंग क्या है? r। तो कहां से कहां तक जोड़ो? अगर r1 से r2 तक, अगर r1 से r2 मतलब पार्ट है, और अदरवाइज 0 से, तो यहाँ पे मैंने r1 से r2 क्यों कर दिया? अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ना कि यहाँ पे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। ये क्यों कराया मैंने? इसलिए क्योंकि 0 कर दोगे तो यहाँ पे log 0 कितना होता है? इनफाइनाइट। तो गड़बड़ हो जाएगा ना। इसका मतलब डिस्क के कारण निकाल के एक ऐसे डिस्क के कारण पूछेगा जो ऐसे पार्ट में हो, r1 से लेके r2, तब ये आंसर आएगा। ये केवल प्रैक्टिस किसके लिए करा रहा हूँ? एलिमेंट लेना सिखा रहा हूँ बस। क्या सिखा रहा हूँ? एलिमेंट। कोई दिक्कत है क्या बच्चों? अब मुझे बताओ सही, क्या मैं इस लेवल पे इस तरह से पढ़ाऊँ या आगे बढ़ूँ? क्योंकि इस तरह पढ़ाने के मतलब समझ में, तो देखो ये पढ़ाई तो यही है, इसी को पढ़ाई कहते हैं। हमें सीख नहीं मिलेगी तो कोई मतलब नहीं है, समझ गए। लेकिन टाइम भी तो है हमारे पास, दिक्कत ये है। इनकी बात करो, ड्रॉपर की। सही है। ये डिस्क के कारण रिलेटिव निकाल दिया कहाँ पे? एक्सेस पे। और मुझे लगता है ये बड़ी बात नहीं है,
तो डिस्क, पूरे डिस्क को किससे मिलकर बना हुआ मान सकते हो? रिंग से। तुम्हें क्या करना है, कोई एक रिंग लेना है। तुमने एक रिंग लिया, कितने रेडियस का, कितने थिकनेस का, उसकी लंबाई बताओ, लंबाई 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 बताओ, 2 पाई आर, 2 पाई, और चौड़ाई बताओ डी आर। तो एरिया बताओ, एल इंटू बी, 2 पाई आर डी आर, याद रहेगा। तो एरिया हो गया 2 पाई आर डी आर, ये देखो तो कहाँ लिखा है, हाँ के डी, तो फॉर्म है ना, 2 पाई आर डी आर एरिया हो गया। और एरिया को सिग्मा से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 4। एरिया को सिग्मा से मल्टीप्लाई करके क्या होगा, 4। और रिंग का चार्ज पता चल गया, रिंग का क्या पता चल गया। अब रिंग का चार्ज पता है तो रिंग की फील्ड का तो फॉर्मूला पहले से पता है। उसमें अगर चार्ज की जगह पे रिंग का चार्ज रख दोगे तो उस रिंग के कारण क्या निकल जाएगा, फील्ड। उस रिंग के कारण क्या निकल जाएगा, फील्ड। और एक बार फील्ड निकल गया तो ऐसे ऐसे सारे रिंग में वही लगा तो लूप, ये रिंग में ये जोड़ दो, उसमें ये जोड़ दो, उसमें ये जोड़ दो, उसमें ये जोड़ दो, वो लूप लगा लेगा। कौन लूप लगा लेता अपने यहाँ, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेट करोगे तो तुम बता दोगे कि यहाँ से यहाँ तक जोड़ दो, तो सब जोड़ देगा वो एक तरफ से। सुनाई दिया। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है ना रिंग का, उसमें क्यू की जगह पे क्या लिख दिया, डी क्यू। बाकी कोई तो डिफरेंस है नहीं, सब रख के इंटीग्रेट कर दिया, हमारा आंसर आ गया। क्या आया, ये रटना होना चाहिए। ये आईटी का बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। सही है, तो ये रटा होना चाहिए। ठीक है, वो इंटीग्रेट करने में थोड़ा सा ध्यान दिला देता हूँ। चलो, ये हमें इंटीग्रेशन करना है, तुम लोग देख रहे हो इंटीग्रेट करना है। तो इसको क्या मान लिया मैंने, टी। इस अंदर वाले क्या मान लिया, टी। जब इसको टी मान लिया तो एक्स स्क्वायर का 2x, नहीं सॉरी वेरिएबल एक्स नहीं, वेरिएबल आर है, तो आर स्क्वायर का 2r dr इक्वल टू क्या हो गया, dt। तो देखो इधर 2r dr, 2r dr क्या है वो, dt। तो 2r dr को हमने dt रख दिया ना, अपॉन 2। बोलो बच्चों, और सब उठा के रख दिया, काम खत्म। इसको टी स्क्वायर मानते तो और अच्छा ही रहता, कर लोगे ना वो तो एलिमेंट्री। और उसके बाद लिमिट लिमिट, ये हमारा आंसर आ गया, उसमें लिमिट रख दोगे 0 से लेकर r तक, तुम्हारा आंसर आएगा। अब ये जो आंसर है उसको याद कैसे करोगे। क्या तुम्हें प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पता है क्या बच्चों, किसी को प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, फिर से बहुत बढ़िया, सिग्मा अपॉन, यानी प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तुम लोग तो याद करो, उन लोगों को याद होगा इसलिए मैं बता रहा हूँ। प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड में 1 माइनस जो भी कॉस थीटा उतना माइनस कर दो, तो जो बचेगा वो डिस्क का हो जाएगा। ठीक है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन रटना पड़ेगा और फिर आता नहीं है। डेरिवेशन तो चलो ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन रटना पड़ेगा। और ये जो होगा 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये है फील्ड ड्यू टू व्हाट, डिस्क। फील्ड ड्यू टू डिस्क कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे। कितने डिस्टेंस बच्चों, x। ये बताओ x बढ़ने पे ये फील्ड बढ़ेगी कि घटेगी, x बढ़ने पे फील्ड बढ़ेगी कि घटेगा, देखो तो। घटेगी, x बढ़ने पे घटेगी पक्का, x बढ़ने पे घटेगी, क्योंकि एंगल क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। तो एंगल घटता जाएगा तो ये वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और 1 में से ज्यादा माइनस होगा तो लगातार घटता जाएगा, या बीच में कहीं बढ़ेगा कहीं घटेगा, ऐसा तो नहीं है। कॉस तो यही कह रहे हैं कि लगातार घटता जाएगा। बोलो बोलो, मैं बताता हूँ। ये देखो कॉस की वैल्यू सबसे पहले एकदम पास रहेगा तो कॉस कितना रहेगा, 90। कितना रहेगा, कॉस 90 कितना होता है, 0। तो ये फील्ड हो गई, यानी प्लेट के डिस्क के एकदम पास फील्ड कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी कोई भी डिस्क है उसके एकदम बगल में देखोगे तो फील्ड प्लेट की तरह काम करेगा, क्योंकि बहुत बगल में जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, वो किसकी तरह काम करता है, अरे बहुत बगल के पॉइंट के लिए प्लेट किसकी तरह काम करता है, इनफाइनाइट प्लेट की तरह काम करता है। दिख रहा है, इनफाइनाइट प्लेट, एंगल इनफाइनाइट। तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। लेकिन जैसे जैसे दूर जाओगे वैसे वैसे एंगल क्या होता जाएगा, कम। एंगल कम हो जाएगा तो कॉस, एंगल छोटा होता है तो कॉस बढ़ता है, तो ये बढ़ता जाएगा।
और 1 में से ज्यादा माइनस होगा, 1 में से ज्यादा माइनस होगा तो ओवरऑल वैल्यू घटेगी, यानी लगातार घटती जाएगी, लगातार क्या हो जाएगी, घटती जाएगी। यानी अगर मैं इसका ग्राफ खींचूं, अगर मैं इसका क्या करूं, ग्राफ खींचूं, तो कहां से शुरू होगा बच्चों ये ग्राफ, सिग्मा अपॉन यही इलेक्ट्रिक से शुरू होगा ना, और घटता ही जाएगा, घटता ही जाएगा। अरे आता है समझ में, पैरेलल नहीं हो जाता है, घटता जाएगा। ये ऐसा फील्ड है स्टेट का, ठीक है। तो बहुत हो गया, हम लोगों ने क्या क्या निकाल लिया, जल्दी से खत्म कर लेते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले तो रिंग की बात कर ली, और दूसरा किसकी बात कर ली, वायर की, तीसरा डिस्क की भी बात कर ली। नहीं, रिंग की बात की तो रिंग के बताओ सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई, एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, याद करो, के क्यू बाई आर स्क्वायर, कुछ था यही, रूट का होल स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन अंडर रूट, कॉस थीटा था ना, याद करो, याद आया। दूसरे वर्ड्स में कहें तो के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। क्या कोई दिक्कत, एक्सिस पे। और तीसरा क्या पढ़ा बच्चों, हाफ रिंग ना, ड्यू टू हाफ हाफ रिंग। तो हाफ रिंग के क्या कारण क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, कितनी होगी, 2k लैम्डा अपॉन, ये होगी ना, क्लियर है सबको, खत्म। तो ये है हाफ रिंग। और भी कुछ है तो साइन कॉस बताया था, वो सब तुम कर लेना, उतना नहीं चाहिए तो क्वेश्चन। फिर बात आती है वायर की, तो वायर में पहला क्या था, फाइनाइट, ये तो कर चुके हैं, कल कर चुके हैं ना ये। फाइनाइट वायर के कारण क्या था बच्चों, एक एंगल कितना था, बीटा, पहले तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था कितना, आर था ना, एक एंगल कितना था, अल्फा, नीचे था माइनस, ऊपर था बीटा। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी थी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ही होता है, दिमाग में ये रखना है, यूनिट चार्ज पे फोर्स, ई एक्स, और ये कौन था, ई वाई का मतलब ई पैरेलल टू वायर, और ये एक्स का मतलब ई परपेंडिकुलर टू। तो ये कितना था, इसमें कौन आता था, साइन, 2 नहीं था, के लैम्डा अपॉन आर, आर मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, साइन बीटा प्लस साइन अल्फा, सबको याद है ये। और ये कितना था, के लैम्डा बाई आर, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, नीचे की तरफ होगा ये देखो, मतलब जहां तक ऊपर रखोगे तो हाफ से ऊपर रखोगे तो ऊपर की तरफ होगा, हाफ से नीचे रखोगे तो नीचे की तरफ। कोई प्रॉब्लम, ये फाइनाइट वायर के कारण हो गया। दूसरा, अब इसमें कई केस पढ़ा हमने, तो पहला केस क्या था, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। अगर ये दोनों तरफ इनफाइनाइटली लॉन्ग हो जाए तो एकदम बड़ा हो जाएगा, तो एंगल कितना हो जाएगा, बीटा 90, अल्फा भी कितना हो जाएगा, नीचे अगर चला गया तो 90। तो दोनों तरफ इनफाइनाइट, ऊपर नीचे दिख रहा है तुम्हें, तो 90, और 90 हो जाएगा तो यहाँ पे
साइन 90 प्लस साइन 90 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो 2 साइन 90 कितना होता है 1 ना, तो 2 के लैम्डा अपॉन, ये तो रेडिकल होगी कौन सी वाली, परपेंडिकुलर वाली, और पैरेलल वाली क्या होगी बच्चों 0, क्योंकि cos 90 कितना होता है 0, और cos ये भी 0 वो भी 0, पक्का। ये केस 1 हो गया। दूसरा केस क्या है, सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट का मतलब ये एक बीटा 90, लेकिन अल्फा कितना बच्चों 0, एक तरफ 90 एक तरफ 0। सेमी इनफाइनाइट का मतलब होता है कि वायर तो इनफाइनाइट है, लेकिन हम जहां पे इलेक्ट्रिक निकाल रहे वो एक एंड पे है। अरे मेरी बात समझ में आई, यानी सेमी इनफाइनाइट का मतलब ये है कि मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक निकाल रहा हूँ, तो ये वाला तो ठीक है 90 है बीटा, लेकिन अल्फा यहाँ पे नहीं है, अल्फा 0 है, तो इसको सेमी इनफाइनाइट कहते हैं। उस समय यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक तो 1 हो जाएगा, लेकिन एक क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे भी एक 0 और एक 1, यानी E पैरेलल उतना ही होगा जितना E परपेंडिकुलर। अरे होगा कि नहीं, और दोनों मिलके k लैम्डा बाई r होगा कि नहीं, पक्का। केस 3 बताओ, ऑन द वायर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी इनफिनिटी, जबकि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है वहां पे 0 ऑन द वायर, या ऑन द लाइन ऑफ वायर मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द लाइन ऑफ वायर की बात नहीं कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द लाइन ऑफ वायर कुछ और होगा, मैग्नेटिक फील्ड पर, सही है। और केस 4 क्या हो गया बच्चों, ऑन वन साइड ऑफ द वायर, पॉइंट इज ऑन वन साइड ऑफ वायर, ये आता है तो फंस जाता है बच्चा, ध्यान रखना। तो वन साइड एक साइड होगा, जैसे पॉइंट यहां पे रख दिया, तो बीटा भी है अल्फा भी है, दोनों है। हेलो जल्दी बोलो, हाँ हाँ बोलो, हाँ है, ठीक बच्चों। तो ऑन द साइड वन साइड ऑफ द वायर, तो ऐसे में अल्फा नेगेटिव की जगह पे, इससे पहले अल्फा क्या था, इससे पहले अल्फा क्या था बच्चों इनफिनिट है, इससे पहले अल्फा देखो जरा क्या था, देख रहे हो नेगेटिव था, अब क्या ये अल्फा हो गया पॉजिटिव, तो नेगेटिव था तो ऐड हो रहा था फील्ड, अब पॉजिटिव तो याद रहेगा ना बच्चों, तो फील्ड क्या हो जाएगी के लैम्डा बाई आर साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, कौन सा वाला परपेंडिकुलर, और पैरेलल वाला के लैम्डा बाई आर, बोलो कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा होगा, क्योंकि कॉस माइनस में तो क्या होता है कॉस, कॉस माइनस में क्या होता है कॉस, तो ये चारों केस समझ में, तुम्हारे क्वेश्चन अगर बनेंगे तो इतने से बाहर नहीं बनेंगे, ये पक्का है, मतलब वायर और इसके लाइन वाले, बाकी सब तो सरफेस भी है, मतलब डिस्क भी है, समझ गए। इसके अलावा डिस्क का हमने निकाल दिया, वो भी जोड़ लेते हैं इसी में, और बाकी डेरिवेशन हम लोग किसमें यहाँ पे नहीं करते, कहाँ करते हैं बच्चों, कोई बताएगा, आइडिया है। ये डेरिवेशन बहुत बड़े नहीं दिख रहे तुमको, तो डेरिवेशन फिर यहाँ ना करके कहाँ करते हैं गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम फिर पढ़ते हैं, इसलिए कि ये बड़े बड़े डेरिवेशन हम क्यों करें इतना, हम सीधा गॉस थ्योरम का यूज करें, इसका सब्स्टिट्यूट है सिंप्लीफाइड सब्स्टिट्यूट, क्लियर, तो वहां पे करेंगे। मैंने मेथड बता दिया, यहां में ना गॉस थ्योरम है, कहीं और होगा तो दिक्कत हो जाएगी, मेरी बात समझ, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वहां पे तो कोई गॉस थ्योरम नहीं है, तो वहां पे क्या करते हैं हम लोग, यही करते हैं, हमें किसी पॉइंट के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता रहता है, स्टोरी पे ध्यान दो, स्टोरी पे ध्यान दो, पढ़ तो नहीं रहे ना तुम लोग, पढ़ना नहीं, आराम से लॉजिक होना चाहिए, लॉजिक है ये, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हमें एक मास एक्सिस से r डिस्टेंस पे, तो मोमेंट से mr स्क्वायर होता है,
फिर इससे हम वायर का निकाल लेते हैं, किसका निकाल लेते हैं, वायर, फिर वायर से और रिंग का निकाल लेते हैं, पॉइंट से ही वायर का भी निकाल लेते हैं, रिंग का भी। वायर का निकल के तो प्लेट व्लेट का निकल जाएगा, ट्रायंगल का निकल जाएगा, रेक्टेंगल का निकल जाएगा, कोई भी ऐसा होगा तो निकल जाएगा, सही है। और पॉइंट से ही रिंग का निकाल लेते हैं, उससे क्या निकल जाता है, डिस्क का निकल जाता है, फिर हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर सब निकल जाता है, और यही डेरिवेशन होता है, एग्जैक्टली ऐसे ही डेरिवेशन होता है, समझ गए। ऐसे सेंटर मास अभी पढ़ने वाले हैं, तो सेंटर मास भी यही होता है, हमें सेंटर मास किसी पॉइंट चार्ज का पता है, उसके अंदर होता है, पॉइंट चार्ज का यूज करके किसका निकाल लेते हैं, लाइन का और रिंग का, फिर रिंग का यूज करके डिस्क का, हाफ रिंग का यूज करके हाफ डिस्क का, फिर यही प्रोसेस सब में चलता है। तो अभी सेंटर मास जो चैप्टर है उसमें भी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चैप्टर उसमें भी, या कोई भी जहां पे ऐसा डेरिवेशन आएगा हर जगह ये सीक्वेंस यही फॉलो होगा। इसका मतलब एक बार रिंग का मास तुमने एलिमेंट लेना सीख लिया तो वो हर बार काम आएगा, एक बार डिस्क एलिमेंट लेना सीख लिया तो हर बार काम आएगा। तो अलग अलग नहीं होता, सेम वही होता है, बस प्रॉपर्टी बदल जाती है, कभी मास निकालना होता है, कभी चार्ज निकालना होता है, कभी कुछ और मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो mr स्क्वायर निकालना होता है उस डिस्क का, बस यही होता है, ठीक है। यहाँ पे और लिख लेते हैं डिस्क, डिस्क का क्या हुआ था बच्चों, डिस्क, तो डिस्क का ये ध्यान से आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ये डिस्क में, तो डिस्क में किसी डिस्टेंस x पे, एक्सिस पे, x डिस्टेंस पे अगर ये डिस्क अल्फा एंगल थीटा एंगल बना रही है, कितना बना रही है, थीटा, हाफ एंगल थीटा बना रही है ये डिस्क, पार्ट डिस्क का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पॉइंट P पे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये तब होगी जब इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट नहीं सॉरी इनफाइनाइट प्लेट होता तो ये होता, लेकिन डिस्क है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस cos, इतना हो जाएगा, सही है। इतना हो जाएगा, क्लियर। हो गया, और बता देता हूं, अभी रट डालो, ठीक, यहीं पे रट डालो, फिर हम लोग गॉस थ्योरम में पढ़ेंगे तो और हो जाएगा। तो अब हम प्लेट की बात कर रहे हैं, तो देखना बच्चों, प्लेट की जब बात करेंगे, प्लेट, जरा सोचो, एक प्लेट ऐसा है, ये सब लार्ज प्लेट है, कैसा प्लेट है, लार्ज प्लेट की बात कर रहा हूं ना। ये बताओ, ये इस पे चार्ज देने पे ना चार्ज इधर भी चला आता है और इधर भी चला जाता है, ऐसा क्यों भाई, अंदर नहीं जाता, जब बाहर भाग जाता है, क्यों, क्योंकि ये कंडक्टर है, कैसा है, कंडक्टर प्लेट, और कंडक्टर में अंदर चार्ज नहीं रह सकता, क्यों नहीं रह सकता, तुम चार्ज दोगे, चार्ज अंदर बैठेगा, दोनों आपस में लड़ लेंगे, क्यों, उन पे नहीं पड़ती, सिमिलर चार्ज में नहीं पड़ती, तो तुम चार्ज दोगे कहीं अंदर तो उनमें पड़ती नहीं है, एक दूसरे को गुस्सा करने लगेंगे, और भागने का रास्ता है, क्योंकि कंडक्टर क्या है, इलेक्ट्रॉन को बांध के नहीं रखता, मम्मी नहीं है, तो मम्मी नहीं तो भागने का रास्ता, लात घुसा हो और मम्मी ना हो तो फिर क्या होगा, तो बाहर ही भागेंगे। अरे मेरी बात समझ में आई, चार्ज हमेशा कहाँ रहेगा, सरफेस पे, मेरी बात समझ में आई क्या बच्चों। तो उस केस में ये भी प्लेट है वो भी प्लेट है, ये भी प्लेट है, और अभी मैंने कहा प्लेट के कारण कितना होता है, सिग्मा अपॉन, तो बताओ यहाँ पे अगर मैं फील्ड पूछूं तो ये भी प्लेट है, कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, होगा कि नहीं बच्चों, और ये भी तो प्लेट है, और वहां पे जो चार्ज रखोगे ये उसको धक्का देगा तो ये उसको खींचेगा क्या, ये भी तो धक्का देगा, दोनों धक्का देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी सिग्मा अपॉन, दो प्लेट है इसलिए, पक्का ना बच्चों। अच्छा, अब नीचे लिखूंगा अभी, ये कंडक्टर प्लेट है, ये बताओ फिर से एक प्लेट है, अगेन लार्ज थिक, और मैंने उसमें चार्ज दिया, मैंने क्या देखा, चार्ज पूरे में बट गया, अब भाग नहीं रहा है, क्यों भाई, मम्मी है, इंसुलेटर प्लेट, कौन सा प्लेट है ये, हाँ तो ये इंसुलेटर है,
तो इंसुलेटर प्लेट में चार्ज सरफेस पे के अंदर है? इंसुलेटर में कहाँ रहता है चार्ज? अंदर। कंडक्टर में लाल भूसा चलता है तो बाहर भाग जाता है ना, यहाँ पे लाल भूसा भी चलता है और घर में ही रहता है, सही ना? तो यहाँ पे पूरे मीडियम में रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज लेंगे हम पूरा, सुनाई दिया क्या बच्चों? लेकिन एरिया लेंगे केवल इतना, सिग्मा रिप्रेजेंट करने के लिए। मेरी बात समझ में आई? और हम इसको क्या मानेंगे? केवल एक प्लेट। क्या मानेंगे? जब एक प्लेट मानोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी किसी जगह पे? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। भूलेगा तो नहीं, क्योंकि एक ही प्लेट। क्लियर है सबको बच्चों? अब तो ये इंसुलेटर प्लेट है और क्या है ये? ठीक है। क्या है ये? ठीक। ये क्या है? कंडक्टर प्लेट है और क्या है ये? ठीक है। अगर मैं कहूं एक बहुत पतला सा प्लेट है, उस पर चार्ज दिया और चार्ज देने पे दोनों तरफ बढ़ गया, तो ये बताओ ये जो चार्ज है वो दो प्लेट पे है कि एक प्लेट पे है? एक प्लेट पे है। ये चार्ज दो प्लेट पे नहीं है, एक ही प्लेट है, क्योंकि प्लेट ही एक है, दो नहीं है, यानी बीच में ऐसा नहीं है। समझ गए? लेकिन बट गया तो कंडक्टर है, तो इसको कहेंगे थिन कंडक्टर। कंडक्टर में चार्ज भाग सकता है, तो बट गया यानी भाग गया, लेकिन प्लेट एक ही था। तो उस साइड बैठो या इस साइड बैठो क्या होगा? ऐसे है कि मैं यहाँ बैठा हूँ और वो उस साइड से मूव करके इधर बैठा है, तो प्लेट तो एक ही है ना। मेरी बात समझ में आई? हाँ, तो ये ऐसा है कि तू उधर मुंह करके बैठा है, मैं इधर मुंह करके बैठा हूँ, लेकिन बात दो अलग अलग नहीं है, दो लेयर नहीं है, एक ही लेयर। सुनाई दिया क्या? तो ऐसे में जब एक ही लेयर है तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अरे बोलो बच्चों, सिग्मा अपॉन एक प्लेट है तो सिग्मा अपॉन दो होता तो जुड़ जाता। अच्छा अब बोलो, मैंने प्लेट पे चार्ज दिया और बहुत थीन था, कौन सा वाला? बहुत थीन था, तो चार्ज अंदर बढ़ गया या पूरे सरफेस बढ़ा, तो कितना प्लेट माना जाएगा यहाँ पे? एक। एक ही माना जाएगा। जैसे ये है, वो थीन बोल दिया तो क्या फर्क पड़ता है? यानी इंसुलेटर में थीन हो या थिक, एक ही बात। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या सबको समझ में आया? तो प्लेट के कारण नेगेटिव फील्ड आएगी तो कंफ्यूज मत हो ना, एक ही तो पॉइंट है। कंडक्टर बोला और थिन नहीं बोला, तो क्या बोला? थिक हो गया। याद रखना, वो थिक के लिए थिक नहीं बोलेगा, वो थिन के लिए थिन बोलेगा। यानी केवल कंडक्टर बोला तो तुम क्या मानोगे? थिक मानोगे, तो दो प्लेट मानोगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। याद रहेगा? केवल कंडक्टर बोला तो थिक, थिन कंडक्टर बोलेगा तभी थिन मानना, और इंसुलेटर में तो कुछ भी नहीं बोलेगा, वो तो दोनों ही एक ही है ना, चाहे थिन हो चाहे थिक। याद रहेगा? तो ये मेरे ख्याल से कंफ्यूज नहीं होगे तुम, नहीं होगे ना? कंफ्यूजन की बात होती है ना इसमें। अच्छा, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि यहाँ रखोगे तो ये दोनों मिलकर उधर रखा देंगे, और इधर जाओगे तो इधर रखा देंगे, और बीच में जाओगे तो जीरो कर देंगे ना? वैसे भी हमने पढ़ा है कंडक्टर के अंदर क्या होती है? जीरो। तो जीरो होने के कारण ही दोनों तरफ बढ़ जा रहा है। याद रहेगा? क्या इसमें जीरो होगी? नहीं, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है। अरे यहाँ पे सब पे है ना, तो तुम अगर यहाँ पे बीचों बीच रहोगे तो जितना इधर चार्ज उतना इधर चार्ज, तो एक बार जीरो हो जाएगा। लेकिन बीच के इधर हो तो इधर चार्ज ज्यादा है ना, इधर चार्ज कम है, तो जीरो नहीं होगा। याद रहेगा? यानी इंसुलेटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उधर से ज्यादा चार्ज है, ज्यादा जोर से धक्का दे देंगे, उधर कम चार्ज है, कम जोर से धक्का देंगे, तो पूरा पूरे को कैंसिल कर पाएंगे क्या? नहीं। मेरी बात समझ में? लेकिन कंडक्टर में जितने इधर है उतने इधर है, इसलिए हमेशा, इसलिए तो यहाँ पे समझ में अंदर है इसलिए कैंसिल नहीं होगी, यहाँ पे सरफेस पे और इक्वल है इसलिए कैंसिल हो जाएगी। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन है क्या किसी को इसमें, इस पूरे में? सोच लो, कोई कंफ्यूजन है क्या बच्चों? नहीं ना? मान के चलो प्लेट क्लियर है एकदम। ठीक, ये प्लेट हो गया। तो प्लेट कोई भी हो, अच्छा जो मैंने बोला ये लार्ज के लिए ही फॉर्मूला है, तुम जान रहे हो, जब लार्ज है तभी तो फॉर्मूला है ये, लार्ज नहीं है तो फॉर्मूला नहीं। या तो बहुत पास हो, इतना पास हो कि वो लार्ज ही दिख रहा। समझ गए? अगला है स्पीयर के बारे में।
अभी रटा रहा हूँ ना, डिराइव नहीं कर रहा हूँ, रटा रहा हूँ ना, स्फीयर। तो स्फीयर में भी बच्चों फिर से वही, हम ये डिराइव कर सकते हैं सब कूलम्स लॉ से। जैसा मैंने बताया, हॉलो स्फीयर को क्या मानोगे, रिंग मान के डिराइव करो, सही है। तो क्लास के बाहर तुम लोग को जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, करना चाहेगा तो कोई कर लेगा। तुम लोग शाम तक इसको ना रिंग और डिस्क सब लेके एलिमेंट लेके दिखाओ मुझे, एलिमेंट लेके एक लिख के, और इंडिकेशन बाद में होता रहेगा। तो क्या करोगे, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, सही है, इन सब का एलिमेंट जो भी नया हो, डिस्क हो, रिंग हो, जो भी तुम्हें मतलब समझ गए ना, तो एलिमेंट लेके दिखाओ मुझे, जिससे कि वो बहुत जरूरी है, बिना उसके नहीं काम बनने वाला है। शाम तक इसको क्लियर करना है, क्योंकि रोटेशन में अभी तुरंत जरूरत पड़ेगी। जब स्फीयर की बात करते हैं बच्चों, तो अगेन इसमें दो पार्ट आता है, कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग, इसमें दो पार्ट आता है। अगर कंडक्टिंग स्फीयर की बात करते हैं तो फिर उसमें दो पार्ट आता है, कौन बोलेगा, ऊपर बात की थी, मतलब हॉलो एंड सॉलिड। जैसे वहां पे थिक और थिन था, वैसे यहाँ पे हॉलो एंड सॉलिड। तब उसके बाद आती है अंदर और अंदर फील्ड और बाहर। तो ये कंडक्टिंग में क्या, हॉलो एंड सॉलिड, यहाँ पे भी हॉलो एंड, बस कंडक्टिंग। देखना, ये बताओ, अगर मैं इसका सबका टेम्परेचर क्या कर दूं, 100 डिग्री सेल्सियस कर दूं, तो अंदर यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर, सबका टेम्परेचर सेम होगा 100 या कम ज्यादा होगा, बोलो बोलो एकदम फ्री। मैं कभी नहीं बोलता कि तुम पढ़ के बोलो, यही सब गड़बड़ है। तुम एकदम फ्री होके बोलो ना, जो कॉमन सेंस तुम्हारा डेवलप हुआ है अपने 17 15 16 साल में, बस वो बताओ ना। तुम अगर डिफरेंट बोलोगे तो भी मैं प्रूफ कर दूंगा कि सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं, तुम बोल के दिखाओ बस। तो पहले तो सेम होगा, और अगर डिफरेंट होगा तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर, यहाँ पे लो टेम्परेचर, हीट क्या होगी, फ्लो कर जाएगी। कब तक फ्लो करेगी, जब तक सेम ना हो जाए, यानी अल्टीमेटली सेम ही होगा, पक्का। उनको बताया, वो एक पिक्चर देखी होगी तुम लोगों ने, या चंगेज खान के बारे में क्या फेमस है तुम्हें पता है, नहीं, बहुत बड़ा सा लोहे का भैंसा बना के रखा था उसने, बहुत बड़ा सा लोहे का भैंसा, मेरी बात समझ में आती है, लोहे का बहुत बड़ा सा भैंसा, उसमें आदमियों को अंदर भर देता था और नीचे से आग लगा देता था, सही। अब लोहे का भैंसा है और नीचे से आग लगा देता था, समझ रहे हो, अंदर यहाँ पे आदमी, लेकिन आग इतना नहीं लगाता था कि जल जाए वो, समझ गए, लेट 80 डिग्री सेल्सियस सबसे क्रूर इसीलिए माना गया, और उसमें भी सबसे क्रूर ये वाला है, उसका जो मारने का तरीका, ये सबसे, तुम नेट पे सर्च मारोगे तो मिल जाएगा। यानी अगर उसको जला दो आदमी तो जल के मर जाएगा, ठीक है, आधा घंटा, लेकिन ये क्या है, 80 डिग्री सेल्सियस, लेट 70 डिग्री सेल्सियस। तो तुम समझ रहे हो, हम लोग 40 50 होता है तो बाहर कैसा लगता है, 80 होगा तो कैसा लगेगा, समझ में आ रहा है। तो वो क्या करता था, अब क्या तुम्हें बड़े से भैंसे में तुम किसी इस कोने में चले जाओ बच जाओगे, ऐसा होगा क्या, नहीं, क्योंकि इसका टेम्परेचर कितना है, 100, तो अंदर हर जगह टेम्परेचर कितना होगा, 100, और 100 नहीं होगा तो जाके 100 बना देगा, क्योंकि हीट तो ट्रांसफर होती है ना, यानी अल्टीमेटली हर जगह टेम्परेचर क्या रहेगा, 100। एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, तो अगर 80 है तो हर जगह टेम्परेचर क्या बनना है, 80 ही बनना है, तो कोई कोना ऐसा नहीं है जिसमें आदमी बच जाए, सही। तो ज़्यादा सोचो मत, नहीं तो परेशानी हो जाएगी, समझ गए, सोचने से भी परेशानी होती है भाई, मुझे तो होती है, समझ गए, उसको सोचोगे ना तो सफोकेशन होने लगेगा, यार क्या होता होगा।
वैसे, तो वैसे ही मैंने कहा इसका जरा ध्यान से, सबका टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम, अंदर भी और बाहर। और मैंने तुम्हें बताया होगा, नहीं बताया तो याद कर लो, टेम्परेचर वैसे ही होता है जैसा कि पोटेंशियल, समझ गए, और चार्ज वैसे ही होता है जैसा कि हीट। तो हीट एकदम चार्ज की तरह बिहेव करता है और टेम्परेचर हमेशा पोटेंशियल की तरह बिहेव करता है। तो अब बताओ, अगर मैं इसका पोटेंशियल बोलूं, मान लो मैंने इसमें चार्ज दिया, क्या दिया, चार्ज, अगर मैंने इस पे चार्ज दे दिया, तो चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल भागता है कि नहीं, भागता है ना। इसका मतलब चार्ज कहीं हाई पोटेंशियल कहीं लो पोटेंशियल, तो भाग के क्या कर लेगा, अपने आप को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा कि हर जगह पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम। एट लास्ट हर जगह पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। अब बताओ, अब हर जगह पोटेंशियल सेम रहेगा, और मैंने तुम्हें बताया था या नहीं बताया था, चलो ठीक है थोड़ा याद करो। पोटेंशियल मतलब एनर्जी होती है, पोटेंशियल मतलब क्या होता है, पोटेंशियल मतलब एनर्जी, पोटेंशियल इज द मेजर ऑफ एनर्जी, ओके। अब बताओ, चार्ज यहाँ से यहाँ नहीं भाग रहा है, इसका मतलब क्या है, तुम लोग केमिस्ट्री बड़े हो गए, चार्ज हमेशा उस जगह भागता है जहाँ पे उसकी एनर्जी मिनिमम हो जाए। तो चार्ज हमेशा वहाँ भागेगा जहाँ पे एनर्जी मिनिमम हो जाए, यानी चार्ज भाग के मिनिमम एनर्जी की तरफ जाएगा। लेकिन चैन ही नहीं कहीं भाई, हर जगह तो एनर्जी सेम है, इसका मतलब कि चार्ज भाग नहीं रहा। अरे हर जगह एनर्जी सेम है ना, इसका मतलब चार्ज भाग, और चार्ज नहीं भाग रहा तो फील्ड क्या है, फील्ड तो फोर्स होता है, इसका मतलब फोर्स क्या है, नहीं। अरे फोर्स होता तो कैसे चुप रहता, यानी कहाँ से कहाँ क्या क्या पढ़ा रहे समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल समझ में आया। मैं कॉमन सेंस से अपने कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। कॉमन सेंस ये कहता है कि हर जगह पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम, क्योंकि हर जगह टेम्परेचर सेम रहता है, वो हम फील कर सकते हैं। अगर मुझे कुछ नहीं पता तो हम फिर से बोल रहे हो, तुम्हें केवल ये पता है कि पोटेंशियल इज जस्ट लाइक ए टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के सारे कॉन्सेप्ट उठा के पोटेंशियल में लगा सकते हैं, याद रहेगा। और जब टेम्परेचर के सारे कॉन्सेप्ट पोटेंशियल में लगा सकते तो पोटेंशियल इज एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल इज, जैसे टेम्परेचर इज एनर्जी, टेम्परेचर इज एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, एक तरह बोल सकते हो ना, वैसे पोटेंशियल इज एनर्जी। अब चार्ज एक जगह से दूसरी जगह नहीं भाग रहा है, इसका मतलब कि उसकी एनर्जी मिनिमम है, यानी जितनी है उतनी है, कहीं और कम एनर्जी नहीं है। अगर एक मास को यहीं छोड़ दो यहीं रह रहा है, इसका मतलब इसकी एनर्जी जितनी है उतनी रहेगी, और छोड़ के नीचे जा रहा है, इसका मतलब एनर्जी नीचे कम हो रही है। और जब अगर नीचे जा रहा है इसका मतलब फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, फोर्स। और नहीं जा रहा तो फोर्स नहीं लग रहा है। तो काम खत्म करते हैं। मैं चाहता तो ये बता देता कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, मैं उसी चीज को थोड़ा जस्टिफाई कर रहा हूँ केवल ये बताने के लिए कि तुम अपना कॉमन सेंस लगाओगे तो शायद बिना पढ़े ये सब निकल जाएगा। तो कंडक्टर के मतलब हॉलो के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, जीरो। क्यों जीरो होगी, क्योंकि पोटेंशियल हर जगह सेम है, पोटेंशियल हर जगह क्या है, सेम। और बाकी डिराइव हम लोग करेंगे गॉस थ्योरम में, अभी के लिए याद कर सकते हो क्या। तो यहाँ पे हर जगह क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तब लगती है ना जब चार्ज मूव करता है, और चार्ज तो मूव ही नहीं कर रहा है। क्यों मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि जहां जाओ उसको सेम ही एनर्जी मिल रही है, जहां जाओ वहां पे सेम ही टेम्परेचर मिल रहा है, तो क्यों एक जगह से दूसरी जगह भागेगा जबरदस्ती और मरेगा। अरे समझ में आया, चार्ज कहीं भाग पा रहा है क्या भैंसे के अंदर, अरे आदमी कहीं चैन मिल रहा है क्या उसको, अरे जहां जाओ वहीं पे उतना ही टेम्परेचर है, उतना ही पोटेंशियल है। इसका मतलब कोई ऐसी जगह नहीं मिल रही है जहां पे वो अपनी एनर्जी कम कर पाए, जान बचा पाए। इसका मतलब हर जगह पोटेंशियल क्या है, सेम। हर जगह पोटेंशियल से मतलब मूव नहीं कर पा रहा है, मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब फोर्स नहीं लग रहा है, फोर्स नहीं लग रहा मतलब फील्ड जीरो है। याद रहेगा क्या, ओके। सॉलिड कंडक्टर में अब बताओ, सॉलिड कंडक्टर यहाँ पे सॉलिड है पूरा, और तुमने इस पे चार्ज दे दिया, क्या होगा, चार्ज अभी भी सरफेस पे भाग के आएगा, तो सरफेस पे ही चार्ज भाग के आ जाएगा। इसका मतलब इसमें और इसमें कोई अंतर है, चार्ज सरफेस भाग के आ गया, तो सरफेस भाग के आ गया तो ये भी तो इसी की तरह बन गया, तो भी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बच्चों, जीरो। काम खत्म। अच्छा ये देखो नॉन कंडक्टिंग हॉलो है, और चार्ज अपने सरफेस पे दिया है यूनिफॉर्मली, ध्यान से कैसा दिया है, नॉन यूनिफॉर्मली नहीं, यूनिफॉर्मली, तब भी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो। अरे क्या अंतर है इन दोनों में, तीनों में कोई अंतर नहीं, सुनाई दिया। लेकिन सॉलिड में होता है अंतर, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है प्रोपोर्शनल टू आर, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, प्रोपोर्शनल टू, यानी सेंटर से जितना दूर जाओगे उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा पाओगे। कब तक, सरफेस तक, यानी सेंटर से सरफेस तक जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी, कैसी, लीनियरली, कैसी, और कितनी
कितनी बढ़ेगी, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये रट डालो, डिराइव करेंगे, ये डिराइव गॉस थ्योरम में करेंगे। अभी के लिए अंदर की है, ये अंदर की है, सब अंदर की है, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की है, अंदर। और बाहर के लिए एक ही रास्ता, सब में बाहर पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा। सब में बाहर किसकी तरह काम करेगा, हाँ, तो बाहर ये अंदर है और आर लेस देन आर, समझ गए क्या बच्चों, ये अंदर है। और बाहर के लिए क्या करेगा, आर ग्रेटर देन आर के लिए के, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये स्मॉल आर स्क्वायर बाहर के लिए, किसी डिस्टेंस बाहर आर पे के क्यू बाई आर स्क्वायर बाहर, सब में। यानी फॉर्मूला रटने में तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, फॉर्मूला रटने में कोई दिक्कत नहीं। फिर से बोलो, फॉर्मूला क्या है सॉलिड का, पहले केस बताओ, कंडक्टर और इंसुलेटर, नॉन कंडक्टर, समझ गए। हॉलो सॉलिड, हॉलो सॉलिड, हॉलो सॉलिड हॉलो, सब एक जैसा काम करते हैं। सब पे चार्ज कहाँ पे रहता है, केवल सरफेस पे, और चार्ज भाग के अपने आप को ऐसी जगह पे ले जाता है जहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाए, हर जगह सेम। और पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो एनर्जी हर जगह सेम रहेगी, एनर्जी सेम रहेगी तो क्यों जबरदस्ती मेहनत करेगा आदमी, कोई चुपचाप बैठा रहेगा एक जगह। और चुपचाप बैठा रहने का मतलब प्रूव कर रहा है कि उस पर कोई फोर्स, इसका मतलब कोई फील्ड, पक्का। ये होगा तुम्हारा एक। जबकि लास्ट वाले में नॉन कंडक्टिंग में, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, एकदम वैसे ही जैसे ग्रेविटेशन बढ़ाएगा तुम लोगों ने, जी बदलती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बदल रही है, वैसे ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड बदलती है। रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, रट डालो उसको। और बाहर सभी के लिए क्या कहे, सबके सबके इसकी तरह काम करेंगे, पॉइंट चार्ज ऐसा लगेगा सबके सब कहाँ है, सेंटर पे बैठे हुए हैं, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, सही है। तीसरे वाले में क्या ख्याल है, सबसे खास बात क्या है तीसरे वाले में, वो नॉन कंडक्टिंग है, तो चार्ज जैसा दोगे वैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक तरफ ज्यादा दोगे एक तरफ कम दे दोगे तो वैसा रहेगा। ये नहीं कि हम चार्ज दे दें और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, नहीं। इसका मतलब इसमें जीरो होने के लिए क्या जरूरी है, पहले से हम क्या दे रखे हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज दे रखा है, नहीं दिया होगा तो फिर जीरो नहीं होगी अंदर, समझ गए क्या बच्चों। यानी नॉन कंडक्टिंग में अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो ही यूनिफॉर्मली होगी, नहीं तो यूनिफॉर्मली नहीं होगी। स्टोरी एकदम क्लियर है, ठीक, तो ये हो गया। अब चाहो तो ये और एक्सटेंड कर दो, तुम रट डालो, ये कौन है, स्फीयर, कौन है ये, और चार्ज अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज कैसा है, यानी यहाँ का वॉल्यूम निकालोगे छोटा सा डीवी, तो उस पर भी चार्ज उतना ही डी क्यू होगा, यहाँ पे डीवी निकालोगे तो भी वही होगा, यहाँ पे लगाओ कहीं भी अंदर से कहीं से भी सेम वॉल्यूम निकालोगे तो चार्ज सेम होगा, इसीलिए क्या कहते हैं इसको, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब हर जगह एक समान, यहाँ की मिठाई भी उतनी स्वादिष्ट, यहाँ की मिठाई भी उतनी स्वादिष्ट, कहीं की कहीं ज्यादा और कम नहीं है, मेरी बात समझ में आ रही है। यहाँ पे छोटा वॉल्यूम लोगे तो भी उतना चार्ज, यहाँ पे छोटा वॉल्यूम लोगे उतना ही तो भी वही चार्ज, समझ गए। यानी इक्वल वॉल्यूम में इक्वल चार्ज, तो हम क्या कहेंगे इसको, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। सुनाई दिया। ये स्फीयर की जगह पे सॉलिड सिलेंडर ले लोगे, सॉलिड सिलेंडर, लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर, तो बस अंतर केवल ये आएगा, उसके अंदर ये 3 की जगह 2 हो जाएगा, 3 की जगह क्या हो जाएगा, रेडियस r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, रो r अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, काम खत्म। और वॉल ले लोगे, वॉल थिक वॉल नॉन कंडक्टिंग, और सेंटर बीचों बीच एक लाइन खींच लोगे, वहां से किसी डिस्टेंस x पे रखोगे या r पे रखोगे तो 2 की जगह पे 1 आ जाएगा, तो रो r अपॉन 3, रो r अपॉन 2, रो r अपॉन 1 एप्सिलॉन नॉट। सुनाई दिया क्या, पहला बोलो, किसका पहला, हॉलो स्फीयर, कितना, रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, सिलेंडर रो r अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अंदर एक्सिस से r डिस्टेंस पे, और प्लेट में, थिक प्लेट में, नॉन कंडक्टिंग थिक प्लेट में, अंदर सेंट्रल लाइन से x डिस्टेंस पे रो r अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 1 एप्सिलॉन नॉट। मेरी बात समझ में रट गया, सारी फील्ड यही है, बाकी हम डेरिवेशन करेंगे, फील्ड खत्म हो गई, क्लियर है बच्चों। चलो तो लास्ट में